ओके, लास्ट क्लास सॉल्युबिलिटी तक हुआ था। सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक, कंसेंट्रेट डाइल्यूट की क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, आप लोगों ने रिप्लाई भी किया था। अब सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात की जाए तो नेचर की, नेचर ऑफ सब्सटेंस। देखिए, दो टाइप के आपके सब्सटेंस हैं, एक आपका सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर ये पोलर है और ये भी पोलर है तब तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा यहां पर। और यदि ये आपका पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिजॉल्व ही नहीं होंगे। अगर ये नॉन पोलर है प्लस ये भी नॉन पोलर है, सॉल्यूशन बनेगा। समझ गए? सिंपल सी बात की मैंने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। अगर पोलर है सॉल्यूट, पोलर है सॉल्वेंट, डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। पोलर है सॉल्यूट, नॉन पोलर है सॉल्वेंट, या अथवा कर लीजिए ये पोलर हो ये नॉन पोलर हो तब भी, मतलब एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है। थर्ड कंडीशन आप देख रहे हैं, ये दोनों नॉन पोलर हैं अगर, तो सॉल्यूशन बनने वाला है, अर्थात दोनों एक दूसरे से आराम से डिजॉल्व हो जाएंगी। वाटर प्लस सॉल्ट, सॉल्यूशन बनता है ना इसका, बन जाता है। सॉल्ट प्लस बेंजीन, बेंजीन में आप सॉल्ट को डिजॉल्व करिए, कभी डिजॉल्व नहीं होता। मतलब कि ये तो आपका सॉल्ट क्या है, पोलर है, जबकि बेंजीन नॉन पोलर है। अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो क्या डिजॉल्व होंगे? ये स्वाभाविक सी बात है, डिजॉल्व होने वाले नहीं है, अर्थात यहाँ पर सॉल्यूशन भी नहीं बनता। तो आप समझ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्या बात करिए कि अगर मान लीजिए बेंजीन है और ये CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बोलते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड आईपीसी नाम बता दीजिएगा तुमको। आईपीसी नाम अब बताएंगे हमको, ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में आप डिजॉल्व करिए, बेंजीन में आपने डिजॉल्व किया, भूल जाएगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर, आराम से इनका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपको समझ में आया कि मैंने ये क्या बात की, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की हमने बात की। ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया। आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की जाए, पहले हमने क्या बात की, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड हम लोग बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। जब भी आप लैब में गए होंगे, लैब में तो गए ना आप, अभी जब लैब में गए आपने क्या किया, HCl लिया, HCl और इसमें आपने NaOH को डिजॉल्व कर दिया। चलिए, HCl प्लस NaOH आपने डिजॉल्व कर दिया इनको। जैसे ही आपने इनको एक दूसरे से डिजॉल्व किया, बहुत तेजी के साथ भाप निकलती है ना, आपने देखा ये चीजें। बहुत तेजी के साथ क्या हुआ, हीट बहुत तेजी के साथ रिलीज हुई। तो अगर हीट बहुत तेजी के साथ रिलीज हो रही है, हमने गलत जगह पे लिख दिया इसको, है ना। एक मिनट जस्ट, चलो अब ठीक। HCl प्लस NaOH को आपने एक दूसरे से मिला है, वहां पर बहुत तेजी के साथ क्या इसने किया है, इसने हीट को हीट रिलीज किया इसने।
अब हीट रिलीज कर रहा है तो मतलब वो प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज की जाती है उसे आप क्या बोलते हो? बोलते हो ना, दैट प्रोसेस इन विच हीट रिलीज्ड। और अगर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है तो, अगर हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यहां पर हमने ले लिया एथेनोइक एसिड। आईपीसी नाम फिर से बताना आपको इसकी, एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला प्लस आईपीसी नाम बता दीजिए हमको। एथेनोइक एसिड है और इसके साथ में आपने डिजोल्व कर दिया अमोनियम कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड को आपने अमोनियम कार्बोनेट के साथ डिजोल्व कर दिया। जैसे इन दोनों को डिजोल्व करेंगे देखेंगे ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल ठंडा सा हो जाएगा। जितना इसका टेम्परेचर पहले रहा होगा ना उससे भी टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा। मतलब इसको हीट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पर हीट डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे ही प्रोसेस को आप बोल देते हो एंडोथर्मिक। ऐसे ही प्रोसेस को आप नाम दे देते हो एंडोथर्मिक। तो आप समझिए कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वहां पर आप हीट दे रहे हो, सपोज दैट HCl और NaOH इनको आप एक दूसरे से डिजोल्व करना चाहते हो और आप नीचे से हीट भी कर रहे हो, इसको क्या इफेक्ट होगा इसका? समझ रहे हो ना? मतलब यहां पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। बट अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो ये बात आपको समझ में आई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ में आया और पहला भी टर्म आपको समझ में आया होगा। ठीक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द solubility of solid in a liquid, then there is no effect of pressure. सोचो आप खुद से कि किसी लिक्विड में आपने सॉलिड डिजोल्व करना है, ठीक? तो सॉलिड सपोज दैट कि आपने मैक्सिमम क्वांटिटी में डिजोल्व कर रखा है और उसके प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, जाकर के वो पेनी पर बैठ चुका है। अब आप प्रेशर ऊपर से क्रिएट कर रहे हो, प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उसको? क्या वो जो प्रेसिपिटेट बन गया है वो डिजोल्व होगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं होगा। तुमने क्या बोला कि इन अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर। वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। हमने तीनों टर्म सीख लिया कि अगर सॉलिड जो है सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो वहां पर इफेक्ट क्या होगा? प्रेशर का। फिर हमने सीखा था टेम्परेचर का और हमने नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट को सीखा है। ठीक, तो अगला वीडियो जो होगा वो हेनरीज लॉ पे होगा। ठीक, हेनरीज लॉ की बातें करेंगे हम लोग, जो कि बेसिकली द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड पे बात करेंगे हम लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको आप लोग पूछिए और नोट्स जरूर बनाइए।